नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और मैं आप सबके सामने एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं जोड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी इसकी जस्ट शादी हुई है, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। 11 मई 2025 को इनकी शादी होती है। शादी के महज 7 दिनों बाद ये एक हनीमून प्लान करते हैं। हनीमून प्लान के तहत ये मेघालय के शिलांग में, जहाँ शिलांग जैसा कि आप जानते होंगे कि वो हिल स्टेशन है, बड़े बड़े वहाँ पर झीलें हैं जो कि देखने का आकर्षक होता है। शायद इसी प्लान के तहत ये दोनों हिल स्टेशन शिलांग को चले जाते हैं। शिलांग जाने के बाद वहाँ पर 2-3 दिन घूमते हैं। घूमने के बाद ये 20 तारीख को वहाँ पर पहुँचते हैं। 20, 21, 22 खूब घूमते हैं। 23 की सुबह ये होटल से वहाँ पर चेकआउट करते हैं। चूँकि जिस होटल में वो रुके हुए थे उन्हीं के थ्रू इनको एक गाइड मिल गई थी। उनसे पूछताछ करने के बाद और एक स्कूटी इन्होंने किराए पर लिया हुआ था। स्कूटी पर घूमते थे, वो गाइड भी स्कूटी के साथ ही इनको घुमाता था। तीसरे दिन इन्होंने गाइड को 23 मई 2025 की सुबह को इन्होंने गाइड को तो मना कर दिया, कहा कि हमें अब नहीं चाहिए गाइड, लेकिन स्कूटी को रिटर्न नहीं किया जहाँ से इन्होंने किराया पर लिया था। स्कूटी को रखे रहे कि अभी और कहीं अदर जगह पे जाना है। 23 को ये चेकआउट करते हैं होटल से और निकलते हैं हिल स्टेशन की ओर। मे भी चेरापूंजी के साइड ये जा रहे होते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। लगभग सुबह निकलते हैं और लगभग 1:30 बजे के आसपास इनकी सास का कॉल आता है, मतलब लड़के की मम्मी का कॉल आता है। लड़की बोलती है कि अभी तो हस्बैंड, मतलब आपके बेटे नहीं हैं, वो पहाड़ी की ओर गए हैं। माँ ने पूछा तुम क्यों नहीं गए बेटे? तो उसने कहा कि मैं उपवास हूँ इसलिए मैं चल नहीं पाऊंगी, तो मैं ऊपर नहीं गई हूँ। वो अकेले गए हैं। और लगभग 1:30 बजे फ़ोन फिर कट होता है। कट होने के बाद फिर दोबारा ना तो कभी लड़के का फ़ोन लगता है और ना ही कभी लड़की का फ़ोन लगता है। आपको बताते चलूँ, मैं जो लड़का और लड़की बार बार कह रहा हूँ, दरअसल ये घटना है इंदौर के रहने वाले एक बिजनेसमैन राजा रघुवंशी का और उनकी पत्नी, जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है। ये बहुत चर्चित, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित नाम है ये, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। ये दोनों जाते हैं शिलांग घूमने को और फिर वही 1:30 बजे जो कॉल डिस्कनेक्ट होता है, इसके बाद फिर दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जैसे ही 23 तारीख का पूरा दिन बीतता है, परिवार वाले तो घबराने ही लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं। 24 का दिन भी पूरा बीत जाता है। 25 आते ही राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के जो भाई होते हैं ये शिलांग पहुंच जाते हैं कि जहां पर वो स्टे किए थे। वहां पर दरअसल इनसे पहले जितना भी दिन वो घूमे, 2-3 दिन, उसका वीडियो फुटेज और कहाँ पर स्टे किए हैं ये सारा कुछ अपने फैमिली को बताया करते थे। वो वीडियो वगैरह में भेजा करते थे, इसलिए उनको सारा कुछ पता था। वो गए वहाँ पर, एक पुलिस कंप्लेंट लिखानी चाहिए, सोची कि FIR कर दे, पर पुलिस मिसिंग केस को इतना जल्दी नहीं लिखती है और 24 घंटा होने के बाद उनका ऐसा मानना रहता है। पुलिस उनको मतलब हल्के में ले रही थी। पुलिस ऐसा सोच रही थी कि शायद अभी मिल जाएंगे करके। तो इन्होंने बताया कि नहीं, वो 23 से कॉल डिस्कनेक्ट आ रहा है, 24 हो गया और ये आज 25 है करके। फिर बात ना बनता देख ये इंदौर, जहाँ इनका घर होता है, यहाँ के पुलिस से संपर्क करती है और यहाँ पर पुलिस जो है इनको बताती है कि ठीक है, हम वहाँ पर बात करते हैं शिलांग। और ये जो है वहाँ के पुलिस से संपर्क करती है और FIR के लिए बोलती है। FIR लिख ली जाती है, परंतु FIR होने बस से तो मिसिंग मिल तो जाएगा नहीं कोई। जैसे ही FIR होती है, थोड़ा सा जांच पड़ताल तेज कर दी जाती है और तेज करने के दौरान लगभग
आप देख रहे हैं 23 को मिसिंग हुए हैं, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2 तारीख को जो है राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है। लाश मिलती है ना, जिंदा नहीं, लाश, जो कि एक खाई में गिरी हुई होती है। पहाड़ी के नीचे जो खाई होता है उसमें गिरी हुई होती है। प्रथम दृष्टया लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है स्कूटी गिर गई हो और ये खुद से गिर गए हों, परंतु जहाँ पर इसकी लाश मिली वहीं पर एक धारदार हथियार और इस पे चोट के निशान राजा रघुवंशी पे पाए गए। दरअसल जब इसका लाश मिला तो पुलिस को समझने में दिक्कतें हो रही थी कि ये राजा रघुवंशी है कि नहीं। इसके भाई के द्वारा ऐसा शिनाख्त किया गया कि हाँ, ये राजा रघुवंशी ही है। और राजा रघुवंशी के गले में चैन, अंगूठी वगैरह थी जो कि उस समय नहीं थी। तो ऐसा देखकर लगा कि ये हो सकता है लूटपाट का मामला। पर एक दिक्कत और थी इसमें कि जिसमें कि निकले तो 2 लोग थे स्कूटी से, परंतु एक ही लोग गिरा हुआ पाया। वही सिर्फ स्कूटी का गिरा हुआ नहीं था, उसके शरीर पर, राजा रघुवंशी के शरीर पर बहुत सारे जख्म थे जो कि ये बता रहे थे कि इस गिरने से तो इसकी मौत नहीं हुई है। और उसी के जस्ट पास में एक धारदार हथियार जो कि लकड़ी काटने के लिए उपयोग किया जाता है वो मिला। इससे ये तो साफ हो गया कि राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ है। सभी को लग रहा था कि राजा रघुवंशी का मर्डर करने के बाद जो सोनम रघुवंशी है उसको किसी ने अपने साथ जो कि कोई ले गया। सबको लग रहा था कि हो सकता है कि लूटपाट का मामला हो, क्योंकि जिस होटल पे ये स्टे किए हुए थे तो आसपास जो है बदमाशों का जमावड़ा जो है वो लगा रहता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका ऐसा कहना है कि शिलांग में ऐसा प्रायः लूटपाट की जो घटना है वो होती हैं। तो प्रथम दृष्टया देखने पर लगा कि कोई बदमाश है जो लूटपाट के मामले से, लूटपाट के उद्देश्य से। क्यों? क्योंकि जैसा कि राजा रघुवंशी की मां ने बताया कि सोनम जो है अपने साथ बहुत सारे गहने लेकर गई थी और खुद राजा रघुवंशी अपने हाथों में महंगी महंगी अंगूठियां और गले में जो चैन थी, हाथ में घड़ी थी, लगभग 10 लाख का वो पहना हुआ था। इससे और जिस समय ये लाश मिली है उस समय तक उसके गले में ना तो चैन थी, ना ही हाथों में अंगूठी थी और ना ही कलाई में घड़ी थी। इससे ये पता चल गया कि हाँ, इन्होंने कोई ना कोई लूटपाट करने के उद्देश्य से इनका मर्डर कर दिया। परंतु एक सवाल बार बार खटकता था कि आखिर लूटपाट करने वाले सोनम रघुवंशी को क्या करेंगे, वो कहाँ है। कुछ दिन खोजबीन जारी रहा। मर्डर होने के बाद तो खोजबीन और बहुत तेजी से हो गई। घर वाले इधर परेशान कि एक की मौत हो गई, दूसरे के लिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जिंदा भी है या नहीं है। लड़के के घर वाले भी परेशान हैं। लड़के के घर वाले सोच रहे कम से कम अगर बेटा चला गया तो बहू तो है, कम से कम बताए तो सही, मिले तो सही कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। परंतु उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। खोज चलता गया। अचानक 9 जून 2025 को लगभग हत्या के 17 दिन बाद एक कॉल आता है सोनम रघुवंशी के भाई के नंबर पर। और जो नंबर होता है वो वॉइस कॉल नहीं बल्कि वीडियो कॉल होता है। उसका भाई जो है वो वीडियो कॉल उठाता है और क्या देखता है कि सामने जिस लड़की से वो बात कर रहा है वो लड़की कोई और नहीं, सोनम रघुवंशी होती है, जिसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। और वो बोलती है कि भैया मुझे यहाँ से ले जाओ। जिस जगह से वो कॉल कर रही होती है वो शिलांग का कोई एरिया नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का गाजीपुर होता है। ये तुरंत सोनम रघुवंशी का जो भाई है वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और वहाँ पर जिस ढाबे के पास से वो लड़की फ़ोन कर रही होती है वहाँ के लोग भी, क्योंकि ये मामला चूँकि बहुत चर्चित था, ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का, तो सबको पता चल जाता है कि हाँ ये वही लड़की है और ये मिल गई। तो वहाँ पर 112 पर कॉल करके पुलिस को बता दी जाती है। जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस सबसे पहले सोनम रघुवंशी से कुछ पूछताछ करती है। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस इतने दिनों में, इन 17 दिनों में खाली नहीं बैठी थी। शिलांग की पुलिस और इंदौर की पुलिस दोनों
मिलके इन दोनों के क्या हो सकता है, कहाँ तक ये कैसा सोच सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बिना मीडिया के जानकारी में आए गुप्त तरीकों से इनका पता कर रहे थे, जिसमें कि ये पता ऐसा लगा पाते हैं कि जो इनका जो गाइड होता है वो गाइड के द्वारा ये बताया जाता है कि इनके साथ 3-4 लोग और थे। पुलिस पूछता है, पुलिस की भाई जो हनीमून में गए तो हाँ वो जो वहाँ के जो गाइड थे उनकी भाषा थोड़ा इनको समझ में नहीं आती थी। तो जो सोनम है, सोनम रघुवंशी, इसके द्वारा राजा रघुवंशी का परिचय कराया जाता है कि ये मेरे दोस्त हैं और ये यहाँ पर घूमने आए हैं। अब हमें गाइड की आवश्यकता नहीं है, अब हम अकेले इनके साथ घूम सकते हैं। राजा रघुवंशी भी पूरी तरह से विश्वास कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे भी लगता है कि अरे अपने जगह का अगर कोई मिल जाए तो उनके साथ घूमने का तो मजा ही कुछ और होगा। पर उसे क्या पता था कि जिस मजा को वो चाह रहा है वो कल के दिन सजा बनने वाली है। लड़की के मिलने के बाद लड़की को अभी हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस, मैंने जैसा कि बताया कि इन 17 दिनों में बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, जिसके द्वारा पुलिस का कहना है, मेघालय पुलिस का कहना है कि ये जो लड़की है इसी ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। या तो करवाई है या तो ये उस समय वहां पर मौजूद थी। क्योंकि जिस समय 1:30 बजे की बात बता रहे कि 1:30 बजे जब इसकी राजा रघुवंशी की माँ ने जब कॉल किया था और जब लड़की बताती है कि अभी राजा रघुवंशी जो है ऊपर चढ़ाई पे गया है और मैं नहीं गई हूँ, माँ के पूछने के बाद ये बताती है कि मैं चूंकि मैं उपवास हूँ आज, तो आज मैं चल नहीं सकती इसलिए मैं नहीं गई हूँ। उस समय उसकी माँ बताती है कि वो हाँफ रही थी। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो उसका उस समय मर्डर हो रहा होगा राजा रघुवंशी का, या तो उसी समय जस्ट होने वाला होगा। अभी कुछ खास पता नहीं चल पाया है। पुलिस अपने हिसाब से इतना तो पता कर ली, परंतु लड़की के पिता से जब पूछा जा रहा है तो लड़की के पिता कह रहे हैं कि हमारी लड़की जो है ऐसा कर ही नहीं सकती। और जब लड़की से खुद पूछा जा रहा है तो लड़की का कहना है कि मेरा जो है अपहरण हो गया था और उन्होंने ही मुझे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में लाकर छोड़ दिया है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने छोड़ा, मैं सबसे पहले मैंने अपने भाई को कॉल किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? एक और बात बता दूं, जैसे ही लड़की पुलिस की हिरासत में आती है, पुलिस जैसे ही उससे पूछताछ करती है तो सबसे पहले पुलिस जो है उसके हालत को देखते हुए सबसे पहले उसका एक हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पर जांच कराती है कि कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी, कोई चोट के निशान तो नहीं है। पर एक चौंकाने वाला खुलासा जो है हॉस्पिटल में होता है, इसके शरीर पर एक जख्म नहीं है और कोई भी अप्रिय घटना हुई नहीं है। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि ये किसी अपहरणकर्ता के पास नहीं थी। अभी तो ये जांच का विषय है, पर जितना अभी तक आप मीडिया चैनलों में देखते होंगे और जितना न्यूज़ आ रहा है और जितना ये जो 4 लोग और पाए गए उनके साथ, उनका कोई खबर नहीं था। लेकिन इसके मिलने के जस्ट बाद ही उन 4 की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। उन 4 से काफ़ी पूछताछ की गई, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ, जो राजा रघुवंशी है इसका जो कत्ल है वो उन्हीं ने किया है। पुलिस अभी पूरा खुल के सामने नहीं आई है, परंतु गिरफ्तारी से इतना तो पता जरूर चलता है। दोस्तों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कमेंट के द्वारा आप बताइएगा, क्या हमारे समाज में आज ये क्या हो रहा है? आजकल आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों से कभी कोई लाश फ्रिज के अंदर मिलती है, कभी कोई लाश ड्रम के अंदर सीमेंट से चुनवा दिया जाता है, ऐसा मिलती है। कभी कोई लाश आप देखते होंगे कि नदी में डाल दिया गया, कभी कोई आत्महत्या कर लिया। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के भी ऐसा कर रहे हैं। लड़के अपनी पत्नियों का कर रहे हैं और पत्नियां अपने पति का कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे समाज की ही देन है, या लड़का लड़की के आपस में जो शादी के पहले जो बात होते हैं
कम से कम उस शादी के पहले लड़का और लड़की के बीच बात होना, संवाद होना जरूरी है। और एक दूसरे के पसंद नापसंद को जानना कितना जरूरी है, आप आज इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज का वीडियो की बात नहीं कर रहा, मतलब आज के साथ साथ पिछले 2-3 सालों से जो वीडियो देखते होंगे, पति और पत्नी के बीच जैसा टकराव चल रहा है कि पत्नियां जो हैं वो पति को मार दे रही हैं और जो पति है वो पत्नियों को मार दे रहा है। आप सोच के देखिए, बात से भी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, पर आज हो क्या गया है कि सीधा रास्ते से हटाने का सिर्फ एक उपाय बचता है कि सामने वाले को मार दो। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा उपाय सही है? आप देखते होंगे इससे न सिर्फ पति और पत्नी बल्कि कई बार ऐसे जोड़े भी होते हैं जो पति पत्नी और बच्चे और वो दोनों परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इसका एक सरल सा उपाय मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शादी करने से पहले आप अच्छे से एक दूसरे से संवाद कर लें, एक दूसरे के पसंद और नापसंद के बारे में पूछ लें, ताकि शादी के बाद ऐसी समस्याएं न देखने को मिले। कई बार आप सुनते होंगे कि शादी के 10 साल बाद ऐसी घटनाओं का सामने आना, ये भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा मामला है। अगर पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कोई विवाद है या अगर नहीं बन रहा है तो आपस में बात करके सामान्य तरीके से इसे सुलझाया जा सकता है। अगर एक दूसरे से नहीं बन रहा है तो आप अलग रह सकते हैं, पर मर्डर करना, पत्नी का कर देना, पति का कर देना, क्या लगता है?